हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है पाठ्यक्रम से पार भाषा बीएड प्रथम वर्ष की C4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा की स्थिति के। आज का जो हमारा परिवेश चल रहा है जहाँ पर नित्य नए बदलाव किए जाते हैं, तो उसमें अभी हमारी वर्तमान स्तर पर भाषा की स्थिति क्या है। जो ये हम भाषा की स्थिति पढ़ रहे हैं, अभी तक ये जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसी के अनुसार है। नई शिक्षा नीति अभी लगी है, परंतु इसका प्रभाव क्या होगा ये हमें कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें भाषा की स्थिति की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी का स्थान क्या है। तो आयोग ने कहा है, जो कोठारी शिक्षा आयोग था उसने कहा था कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में जो बौद्धिक आदान प्रदान की भाषा में काम करते हैं वो स्थान आज हमें अंग्रेजी को प्राप्त है। यानी कि उच्च शिक्षा में जो भी काम होता है उसके बारे में उच्च शिक्षा का जो भाषा का माध्यम है वो आज हमारे हिंदी भाषा को प्राप्त नहीं है, जबकि वो किसको प्राप्त है, अंग्रेजी भाषा को प्राप्त है। परंतु अधिकांश जो लोग हैं वो अंग्रेजी में विचार विनिमय नहीं कर सकते, तो वो पढ़ते अंग्रेजी को हैं, लेकिन जो आदान प्रदान के लिए काम आती है भाषा उसमें हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये अनुशंसा की गई थी जो कि कालांतर में भाषा उच्च की शिक्षा की भी हिंदी ही रहेगी, क्योंकि संघ की राजभाषा है और जो जनता है भारत की उसके लिए विचार विनिमय का माध्यम भी है। इसलिए भारत के सभी भागों में इसको फैलाने के लिए कुछ समय तक कार्य किया जाएगा। मैंने आपको बोला था यहाँ अंग्रेजी को जो स्थान है वो सिर्फ 15 वर्ष के लिए मिला था संघ सहायक की भाषा के रूप में, परंतु वो 15 वर्ष अभी तक कभी ख़त्म नहीं हो पाए। तो हिंदी को माना गया था कि मजबूत कर देंगे, जगह जगह फैलाएंगे और धीरे धीरे इस पे अनुशंसा की जाएगी, सिफारिशें की जाएंगी। परंतु इस समय भी जो लोग थे उन्होंने अनुशंसा की थी कि कुछ जो अनिच्छुक लोग थे उन्होंने कि हम पर हिंदी भाषा को लादा नहीं जाए, और ख़ासकर इसमें जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो बिल्कुल विरोध में थे कि हिंदी हम पर थोपी क्यों जा रही है, जबकि हमारी खुद की जो समृद्ध भाषा है, हम संस्कृत भी बोलते हैं, हम तमिल भी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, पर हम हिंदी नहीं बोलना चाहते। तो इस तरीके से उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को स्थान ज़्यादा देना पसंद किया, हिंदी भाषा को स्थान देना पसंद नहीं किया। फिर है विभिन्न भारतीय भाषाओं का क्या क्या स्थान है। अगर हम अलग अलग भाषाओं की बात करें तो आयोग जो था कोठारी शिक्षा आयोग और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये जो आयोग बनाए गए थे, इन्होंने भाषा के अध्ययन को और लिपि को अंतर करने का एक बड़ा कठिन समय माना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ साहित्य जो है वो देवनागरी लिपि में है और कुछ साहित्य रोमन लिपि से तात्पर्य अंग्रेजी की जो भाषा होती है वो रोमन लिपि की होती है। आयोग ने ये कहा कि स्कूल में भाषा की शिक्षा की नई नीति इसलिए आवश्यक हो गई क्योंकि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक के लिए प्रतिष्ठित भाषा और स्वभाषा के रूप में अधिक प्रयोग में आने लग गई है। अब धीरे धीरे जो अंग्रेजी है उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो राष्ट्रीयकरण के लिए एक भाषा नीति का होना आवश्यक है, यानी कि पूरे भारत देश में एक ही तरह की भाषा चलाई जाए। तो मातृभाषा को स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 वर्ष के अंतर कहा था कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। और अगर आप देखें तो प्रादेशिक भाषाएं, प्रदेश में जो प्रशासन होती है इनकी भाषाएं, और आसपास के जो लोगों की नौकरियां हैं वो भी उस भाषा के माध्यम पर टिकी हुई होती हैं। तो पूरे देश में एक ही तरह की भाषा को एक विचार विनिमय के साधन के रूप में काम में लाया जाए तो ये ज़्यादा अधिक सही होगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। आयोग ने ये भी बताया कि जो इसके अलावा की जो भारतीय भाषाएं हैं उनको जिनकी अच्छी लिपि थी और जिनका आप कहते हैं कि स्थान था अच्छा, तो और सही तरीके से उनमें साहित्य का निर्माण भी हुआ था, तो उनको धीरे धीरे अपनी 8वीं अनुसूची में डालते गए और अब 22 भाषाओं को उसमें मान्यता प्रदान कर दी। इसके अलावा इन भाषाओं में MA और BA करने की भी इजाज़त दे दी। स्कूल्स में भी इन तरह की भाषाओं को, माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बालकों को पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो विभिन्न भारतीय भाषाओं का स्थान है वो है, लेकिन किसी भी भाषा को हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वर्चस्व प्राप्त
नहीं है। और फिर जब किसी को भी वर्चस्व प्राप्त नहीं था तो वर्चस्व प्राप्त करने के लिए जो अंग्रेजी है उसका महत्व बढ़ता गया। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थाएं जो भी हैं और विश्वविद्यालय हैं उनमें आज अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने पर अधिक जोर दिया जाता है और है भी उनका माध्यम अंग्रेजी जो पढ़ाई के स्कूल होते हैं वो हमेशा से हम अच्छे मानते हैं। सर्वोत्तम कोटि के स्कूल्स जो हैं वो उनको हम उसी में ही शामिल करते हैं। और शोध कार्य में भी आप देखें तो ज़्यादातर मात्रा में हम देखते हैं कि जो जितने भी शोध के कार्य हैं वो भी अंग्रेजी भाषा में पूर्ण हो रहे हैं और वर्तमान विश्वविद्यालयों में भी इनमें से ही बालक भी उनका चयन कर रहे हैं। आप वैज्ञानिक चाहे देखें, प्रौद्योगिकी की हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों, इनमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सब जगह अंग्रेजी का बोलबाला है। तो आयोग ने यही बोला कि जो ऊपर उच्च शिक्षा है इसका जो माध्यम है वो हिंदी भाषा ही नहीं रह सकती, अंग्रेजी भाषा को ही हम रखेंगे। तो इस बात पर अधिक बल दिया इन सभी ने। और जो भाषा हमारे यहाँ पर 15 वर्ष के लिए थी और जिसको हम ये मानते थे कि कालांतर में हम इसको हटा देंगे और वो धीरे धीरे अपना जो स्थान था वो उसने इतना मजबूत कर लिया कि उसको अब हटाना संभव नहीं हो पा रहा है। और बालक जो हैं, बालक के माता पिता वो सभी उस भाषा की तरफ अधिक मात्रा में खींचे चले जाते हैं। और इसके बाद है शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन। तो शास्त्रीय भाषाओं में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की जो शास्त्रीय भाषा है वो संस्कृत है, इसी में ही अधिकतर जो हमारे साहित्य हैं उनको हमने लिखा है। और आयोग ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के महत्व को स्वीकार तो किया था कि इनका अपना महत्व है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संस्कृत अगर हम देखें शिक्षा प्रणाली के अंदर तो ये अपना विशेष अधिकार रखती है। परंतु आयोग इससे सहमत यूँ नहीं होता कि त्रिभाषा सूत्रों में ज़बरदस्ती इस भाषा को ठूंसा जाता है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं से काम चल जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह अनुशंसा की गई थी कि मातृभाषा और संस्कृत भाषा का एक मिश्रित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है, परंतु जो जनसंख्या में लोग थे, जनमत में लोग थे, वो इसके फेवर में नहीं आए। संस्कृत भाषा को भी अलग ही स्थान प्रदान किया गया, परंतु अब ये कक्षा 6 से लगती है और कक्षा 9 में 8 में आते 8-9 में आते हट भी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का अध्ययन करें ही सही। तो हम देखते हैं कि जो भाषाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा विवाद जारी है और अभी नई शिक्षा नीति में भी इसको लेकर आपको कुछ ना कुछ बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है अगर इस ये सब भाषाएं हैं इनके अगर हम समीक्षा करें तो क्या समीक्षा निकलती है कि जो आयोग ने भाषाओं के अध्ययन के बारे में जो सुझाव दिए हैं उनका स्वागत किस तरीके से किया गया, किस तरह से उनकी प्रशंसा की गई या उनकी आलोचना की गई। तो अगर हम व्यवहारिक सुझाव देखें इसमें तो आयोग का जो त्रिभाषीय सूत्र का फार्मूला था उसको हम ये कह सकते हैं कि मातृभाषा और विद्यालय स्तर तक और इसके बाद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, अन्य भाषाओं को, यूरोपीय भाषाओं को भी अध्ययन करवाया जा सकेगा। तो ये संतुलित फार्मूलाएं भी राजनीतिक वाद विवाद का कारण बन सकता है और बन भी जाता है और इससे अधिक अच्छे फार्मूले की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें हर जो भाषा है उसको पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये ठीक है, लेकिन ये है ज़रूर है कि मातृभाषा में बच्चे की प्राथमिक शिक्षा करवाई जाए इससे और आगे भी हिंदी पर अधिक बल दिया जाए तो हम इसे राष्ट्रभाषा बनाने में थोड़े से सक्षम हो जाएंगे। अगर 2/3 लोग भी इस भाषा का प्रयोग करने लग जाएं अपने पूरे भारत में तो बहुत सहायता मिलेगी हमें इस बात में। फिर है अगर आप देखें तो अंग्रेजी जो है हमारी भाषा संयोजक के रूप में, तो एजुकेशनल इंडिया ने अपने सुझाव देते हुए कहा था कि आयोग ने भाषा संबंधी विवाद को समाप्त करने का प्रयास तो किया, परंतु उसने इस बात पर अधिक बल दिया कि 10 वर्ष के अंदर प्रादेशिक भाषाएं विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा का माध्यम हो जाए, परंतु किसी भी तरीके से इसको करना संभव नहीं हो पाया और सुझाव दिया गया कि जो अंग्रेजी भाषा है वो लिंक लैंग्वेज के रूप में, जैसे कि लिंग्वा फ्रैंका मैंने आपको वर्ड बताया था, उसके रूप में कार्य करते रहे और इसकी शिक्षा जो है वो प्राथमिक स्तर तक से ही दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का अध्ययन अनिवार्य न बनाया जाए, वो चाहें तो लिंक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे हैं और उसका काम उनसे चल जाएगा, तो बालकों पर अधिक बोझ न दिया जाए भाषा को लेकर। और त्रिभाषा सूत्र में फार्मूला में भी दक्षिण के जो लोग थे उन्होंने हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया था।
और इतना सब होते हुए भी कुल मिला के अगर हम देखें तो अंग्रेजी सदैव संयोजक भाषा के रूप में तो रह नहीं सकती। अच्छा होगा कि हमें अंग्रेजी का स्थान जो है वो हिंदी भाषा को दें, तो हमारा देश अधिक तरक्की कर पाएगा। लेकिन ये किस हद तक सही है, क्या होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो रिसर्च के टॉपिक हैं वो जब भी हम कुछ भी चाहिए होता है तो हम जाते ही गूगल खोलते हैं तो गूगल की पहली लैंग्वेज इंग्लिश ही आती है। जितनी व्यापक स्टडी आप वहाँ जाकर इंग्लिश में कर सकते हैं उतने अन्य किसी भी भाषा में करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो बहुत आवश्यक है कि अंग्रेजी भाषा को और हिंदी भाषा को समानता किस तरह से लाई जाए, हिंदी भाषा को वापस ऊपर कैसे ले जाया जाए, इसके बारे में हम अधिक सोचें और देखें। फिर है राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता और हिंदी का विरोध। हमें राष्ट्रीय भाषा की निश्चित रूप से आवश्यकता भी है, और अगर इसमें हम देखें तो बहुत जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी हमारे देश में बोली जाती है परंतु कम बोली जाती है, कम समझी जाती है, सभी लोगों द्वारा बोली और समझी नहीं जाती। इवन आज भी अगर हम गाँव में जाके देखते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं का अधिक बोलबाला है, और ये बात फैक्ट है कि हमारा भारत देश गाँव में ही बसता है। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रभाषा की कितनी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है, और हमारे यहाँ पर इसकी अनुपस्थिति है। लेकिन इसके लिए अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का प्रबल विरोध उस समय भी हुआ था और आज भी होता रहा है। जब भी हमने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की अनुशंसा की तब कहीं ना कहीं साउथ के जो लोग थे, दक्षिण भारतीय लोग, उन्होंने इसका अवहेलना की, उन्होंने बिल्कुल भी इसको सही नहीं माना, और उस तीव्र विरोध के कारण हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनने में सक्षम नहीं हुई। तो आयोग का जो प्रतिवेदन था वो विवादाग्रस्त भाषा को लेकर ये था कि कुछ क्षेत्र में हिंदी का प्रबल विरोध है और राष्ट्रीयकरण के लिए राष्ट्रीय भाषा के विकास की आवश्यकता है, लेकिन सामंजस्य स्थापित करना अधिक ज़रूरी है। तो अंग्रेजी भाषा का स्थान तो यथावत रहेगा और धीरे धीरे हम हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये एक वादा ही बन के रह गया। इसके बाद है शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा। ये हम बार बार बोलते हैं कि जो बच्चे का छोटे बच्चे हैं उनका जो मातृभाषा का माध्यम है वो हिंदी भाषा या जो भी उनकी मातृभाषा है वही होना चाहिए। उससे बालक ज़्यादा फेमिलियर होता है और उसमें जो आत्मविश्वास है उसकी भावना अधिक होती है। इवन जो अब नई शिक्षा नीति आई है उसमें 5 वर्ष तक, यानी कि जो हमें अभी तक प्री स्कूल रहता था 3 वर्ष तक, उसको प्री स्कूल को 5 वर्ष तक कर दिया जाएगा और उसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में ही होगी। बल दिया है यहाँ पर हमने मातृभाषा को, ताकि हम बालकों के मन में मातृभाषा के लिए थोड़ा सा विश्वास भी उत्पन्न कर सकें। तो ये बहुत आवश्यक है। मातृभाषा को शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम माना था। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था, जो पंजाब के एक शिक्षाविद थे बदल राम गुप्ता ने, उसमें लिखा कि आयोग इस बात पर बधाई का पात्र है कि उसने शिक्षा के सब स्तरों पर मातृभाषा शिक्षा को सर्वोत्तम माध्यम स्वीकार किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम इस बात को समझते हैं और इसी में जो प्राथमिक शिक्षा है उसको देने का सुझाव देते हैं। इसके बाद है हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में। अगर हम हिंदी है उसको एक वैकल्पिक विषय के रूप में यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाल दें तो ये क्या निर्णय सही रहेगा? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर DS रेड्डी, इन्होंने कहा था कि प्रतिवेदन में जितनी सिफारिशें की गई हैं उनमें सबसे अधिक रचनात्मक यही वाली है कि हिंदी के अध्ययन को अनिवार्य न बनाकर वैकल्पिक बनाया जाए। इस सुझाव से उस सभी आलोचना का अंत हो जाएगा जो इस समय त्रिभाषा सूत्र के फार्मूले के कारण हो रही है। तो ये एक परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर हिंदी को वैकल्पिक बना दिया जाए, और वैकल्पिक बनाएंगे तो सारे विवाद ही खत्म हो जाएंगे। जिसकी इच्छा होगा जो लेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगा वो नहीं लेगा। तो जो त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा करते समय जितने भी रुकावटें आती हैं उसको हम इसमें ख़त्म कर सकते हैं। पर मैं नहीं मानती कि जो निर्णय है सही है, क्योंकि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है और वो भाषा हिंदी से अच्छी अब वर्तमान में हमारे देश में कोई और नहीं हो सकती, और ख़ासकर ये अंग्रेजी तो नहीं ही होनी चाहिए। फिर है विदेशी भाषाओं को सीखने का महत्व, कि क्या होता है विदेशी भाषा को सीखने के लिए। तो अगर आपको पता हो तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो प्रबल समर्थक थे कि अंग्रेजी भाषा के। उन्होंने कहा था इंग्लिश इज़ द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, कि जो अंग्रेजी भाषा है वो जो विश्व के में जाने के लिए एक खिड़की का काम करती है। मतलब उसके माध्यम से हम
जो हमारा वर्ल्ड दुनिया है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। परंतु जो महात्मा गांधी थे वो इसके समर्थक कम थे। उन्होंने कहा था नहीं, हिंदी ही सब जगह रहनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत इसको बारे में था। लेकिन अगर हम देखें कि विदेशी स्कूल का क्या महत्व है, तो कुछ चुने हुए जो स्कूल्स हैं और विश्वविद्यालय हैं उसमें अंग्रेजी के अतिरिक्त इनको माध्यम बनाया जा सकता है। लेकिन हर किसी बच्चे को इसके लिए आप कहें कि आप फ्रेंच पढ़ो या जर्मनी जैपनीज़ पढ़ो, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। महत्व है, लेकिन वो लोग जो बच्चे शुरू से ही या तो उनके पेरेंट्स विदेशों में आते जाते रहे हैं या वो विदेशों में आते जाते रहे हैं, एनआरआई हैं, या उनके शिक्षा की वजह से वो विदेश में जाना चाहते हैं और ऑप्शनल स्कूल में ऑप्शनल रूप में, जैसे हिंदी को वैकल्पिक रखने की बात हुई थी, वैसे ही अगर इसको वैकल्पिक रूप में रखें तो ये शायद सही हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा विदेशी भाषा को हमें सीखना चाहिए। संस्कृत भाषा की अवहेलना, संस्कृत भाषा की अवहेलना आयोग ने की या नहीं की ये एक बात की बात है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप कहें कि जो इंसान अपने अंदर परिवर्तन नहीं करता या जो भी चीज़ अपने अंदर परिवर्तन नहीं करती वो कहीं ना कहीं जो समाज का रास्ता है उससे अपने आप ही हट जाती है। संस्कृत ने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया और धीरे धीरे आप ये मानिए कि जो ये सिर्फ मृतप्राय भाषाओं में शामिल हो गई, क्योंकि इन्होंने भाषाओं ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किए, इनके रूल्स रेगुलेशंस हार्ड थे, तो बच्चों ने इसको सीखने में ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा और शैक्षिक महत्व के अलावा इसका जो महत्व था वो कम होने लग गया है, ये अधिक नहीं रहा। और अभी देखा तो अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें संस्कृत भाषा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। देखते हैं ये हमें कहाँ तक समृद्धि की ओर ले जाता है। और है हिंदी भाषा की अवहेलना, निश्चित रूप से जब से अंग्रेजी आया है तब से कहीं ना कहीं हम हिंदी भाषा की अवहेलना भी कर रहे हैं। हिंदी भाषा बोलते समय कोई भी इंसान गर्व महसूस नहीं करता हमारे देश का कि हमें हिंदी बोलनी आती है, लेकिन अगर हमें अंग्रेजी बोलनी आती है तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलनी आती है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना है और ये नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।